अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं द मोस्ट अवेटेड सिलसिला नावल जाने सितमगर की एपिसोड 22, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 22 की तरफ। क्या पता ऐसा करने में उसी लड़की की कोई भलाई पोशीदा हो। कमरे में गूंजती महरूसा की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर उसकी जानिब देखा था, जो हमेशा की तरह सियाह लिबास में मलबूस स्कार्फ से अपना सर और बाल ढके संजीदा तासुरात के साथ अंदर आई थी। ये गैंग लीडर होने के साथ जिन भी हैं, कभी भी कहीं भी हाजिर हो जाती हैं। परीसा महरूसा को वहाँ आता देखकर बदमज़ा हुई थी। और नाहक किसी का कत्ल करने में भी क्या मकतूल की भलाई पोशीदा है। परीसा को हर एक का उस शख्स की हिमायत करना पसंद नहीं आया था। जी बिल्कुल, भलाई है इसमें भी, मगर अभी आपको इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपका फ़ायदा इसी में है कि शाह सर जो कह रहे हैं वो मान जाएं। उनकी इस बात से इनकार करके ऐसा ना हो बाद में आपको भी पछताना पड़े। महरूसा ने उसे नरमी से समझाना चाहा था। महरू महरू मैम, वो सर कह रहे हैं कि परीसा जी को बाहर भेज दें, केक भी बन चुका है और कोई गुलशन नामी शख्स इनसे मिलना भी चाहता है। अनम की इत्तला पर महरूसा ने उसे बाहर आने का कहा था। वो शाहवीज़ की जिद से केक तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती थी, मगर गुलशेर से मिलने का सुनकर वो फ़ौरन बाहर की जाने भागी थी। उसे लगा था कि गुलशेर शायद उसकी मदद कर पाए। गुलशेर भाई, आप ठीक हैं? आपको इन लोगों ने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? परीसा रूम में दाखिल होती सीधी गुलशेर की जानिब आई थी। बैक होने की वजह से वो पीछे सोफे पर बैठे शाहवीज़ सिकंदर को नहीं देख पाई थी। नहीं गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ केक बनाने आया था। मुझे भला कोई कुछ क्यों कहेगा? गुलशेर उसके मुतफक्किर अंदाज पर नरमी से बोला था। परीसा ने उसको मुस्कुराते देखकर हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जहाँ खौफ या परेशानी का नामो निशान तक नहीं था। आप केक बनाने अपनी मर्जी से तो नहीं आए ना? वो जल्लाद वहशी आपको ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उठा कर लाया होगा ना, जैसे मुझे लाया है, और ज़रूर धमकी भी दी होगी। क्या ये लोग आपको जाने देंगे अब? आप इनकी असलियत किसी को ना बता दें, इसलिए आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? परीसा को गुलशेर का इतना बेफिक्र अंदाज चौंकाए दे रहा था। नहीं गुड़िया, मुझे यहाँ अगवा करके नहीं, मेरी मर्ज़ी से लाया गया है और इन लोगों ने मुझे कोई धमकी नहीं दी। मैं बस अभी जाने ही वाला था, सोचा एक बार तुमसे मिल लूँ। गुलशेर की बात पर परीसा ने अपनी गोल गोल आँखें घुमाकर उसे घूरा था, मगर अभी इस सब का टाइम नहीं था उसके पास। आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज़? बाबा या सुफियान तक मेरा पैगाम पहुंचा देंगे। उन्हें बताना है कि ब्लैक स्टार्स का सबसे बड़ा गैंगस्टर शाहिद सिकंदर है और बहुत नफरत करता है उन दोनों से, उन्हें मारना चाहता है। आप प्लीज़ ये सब उन्हें बता दीजिएगा। परीसा गुलशेर की जानिब मुल्तजी निगाहों से देखती नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। गुलशेर उससे ज़्यादा शाहिद सिकंदर के हर लम्हे बदलते तासुरात को देख रहा था। वो समझ चुका था कि अब इस बेवकूफ़ लड़की की खैर नहीं होने वाली है। गुलशेर साहब, आपके बाहर जाने की तैयारी हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। परीसा, जो गुलशेर को मज़ीद भी शाहवीज़ के बारे में बताना चाहती थी, अपने औक़ब से बहुत ही करीब से आती शाहवीज़ सिकंदर की आवाज़ पर वो करंट की तरह उछलती जैसे ही पलटी, अपने पीछे बहुत करीब खड़े शाहवीज़ से टकरा गई थी। गुलशेर उन्हें खुदाफिज करता खामोशी से वहाँ से निकल गया था। परीसा का खून बिल्कुल खुश्क हो चुका था। सफ़ेद चेहरे और लरसी पलकों के साथ वो अपने हाथों को बुरी तरह मरोड़ती अपने खौफ को कम करने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। शाहवीज़ के करीब होने की वजह से पीछे भी नहीं बढ़ा जा सकता था। तुम्हें लगता है कि मेरे बारे में कुछ भी अपने उस सो कॉल्ड बाप और मंगेतर को बताओगी तो मुझे ज़रा सा भी फ़र्क पड़ेगा? वो लोग मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकते, मगर मेरा वादा है तुमसे, उनका जीना हराम कर दूंगा। कल तुम्हें मैं यहाँ से आज़ाद कर दूंगा और तुम वापस आफंदी मेंशन में जाकर वही करोगी जो मैंने कहा है तुमसे। ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आफंदी मेंशन के लोगों की एक एक करके लाशें मिलना शुरू हो जाएंगी, याद रखना। शाहवीज़ उसके जर्द पड़ते चेहरे पर अपनी तपे ज़दा निगाहें गाड़े वार्न कर रहा था।
میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پریسا آج اس سے دور نہیں ہوئی تھی. اس کے عین سامنے کھڑے وہ اس سے سوال کر رہی تھی. اس کی وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو شاویز سکندر کو ایک بار پھر اپنی جانب مائل کر رہی تھی. درندہ، جلاد اور وحشی انسان، بھلا کوئی کام کسی مقصد کے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنی درندگی ہی دکھائے گا نا، کیونکہ وہ ایک درندہ جو ہے. مجھ جیسے درندے اور وحشی میں نہ تو جذبات ہیں نہ احساسات. تو میرے سامنے رو دھو کر اور یوں احتجاج کر کے تم اپنا ہی نقصان کر رہی ہو. میرا کچھ نہیں بگڑے گا. شاویز اسے اس کی باتوں کا بہت گہرائی سے جواب دیتا واپس جانے کو پلٹا تھا جب اچانک اس کی نظر ساتھ ٹیبل پر رکھے کیک پر پڑی تھی. وہ کیک کی جانب بڑھا تھا اور ہاتھ میں کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاتے پریسا کے قریب آیا تھا. ہیپی برتھ ڈے. شاویز نے پریسا کے سامنے کیک کرنے کے ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھی خود ہی کھول دیا تھا. تھوڑا سا کیک پریسا کے منہ میں گیا تھا، باقی اس کے ہونٹوں پر سارا لگ چکا تھا. پریسا جو پیچھے ہو رہی تھی شاویز کی حرکت پر وہیں رک گئی تھی. وہ اس کا جھوٹا کیک کھا رہا تھا. پریسا کی آنکھیں ایک بار پھر کھل چکی تھیں. اقرا نے تو اسے یہی بتایا تھا کہ شاویز نہ تو کسی کا جھوٹا کھاتا تھا اور میٹھا تو بالکل بھی نہیں کھاتا تھا. پھر اس کی یہ حرکت. پریسا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا. اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا. شاویز مزید بنا کچھ بولے واپسی کے لیے پلٹا تھا جب اچانک چھن کی آواز کے ساتھ اس کی پاکٹ سے کچھ نکل کر زمین پر گرا تھا. پریسا نے جلدی سے آگے ہو کر دیکھنا چاہا تھا، مگر شاویز اس سے پہلے ہی اس چیز کو اپنی مٹھی میں قید کرتا وہاں سے نکل گیا تھا. یہ تو کوئی جیولری تھی نا اس کے پاس. کیا یہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ کون ہو سکتی ہے وہ؟ مجھے اقرا سے پوچھنا ہوگا. کیا پتہ وہ لڑکی ان پاگل سنکی کا دماغ جگہ پر لگانے میں کوئی مدد کر سکے. پریسا ٹیشو لے کر اپنے ہونٹوں سے کیک صاف کرتی شاویز کی یہ حرکت فراموش کرتی اگلے مشن پر لگ چکی تھی. حازم ہیبا کو بے ہوش کر کے بیڈ پر لٹا کر روم کو اچھی طرح سے لاک کرتا باہر نکل آیا تھا. کان میں اس نے ایک ایئر پیس لگا رکھا تھا جو اس تک ہیبا کے تکیے کے پاس لگے اسپیکر سے اس کی سانسوں کی آواز اس تک پہنچا رہا تھا تاکہ حازم کو پتہ چل سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور سو رہی ہے. چاروں جانب گارڈز نے ہر راستے کو گھیر رکھا تھا. حازم بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ہیبا کی ماں اور بہن کو کہاں رکھا گیا ہے. وہ سب سے پہلے ان تک پہنچ کر باحفاظت انہیں یہاں سے نکالنا چاہتا تھا. ہیبا کو ساتھ نہ لانے میں بھی اس کی سیکیورٹی تھی. وہ جانتا تھا جس طرف اس وقت بڑھ رہا ہے وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں تھی. اسے تو پھر شمشیر خان بلیک اسٹارز کی دہشت کی وجہ سے چھوڑ دیتا، لیکن اگر انہیں ہیبا کے یہاں ہونے کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو انہوں نے ہیبا کو نہیں چھوڑنا تھا. حازم کو اس کی مخبر نے اطلاع دی تھی کہ شمشیر کو ہیبا کے حوالے سے شک ہو چکا ہے، اس لیے حازم اس کے حوالے سے اتنی احتیاط برت رہا تھا. حازم نے پہلے کوریڈور میں ٹہلتے تہخانے کی راستے کا اندازہ لگایا تھا اور پھر سب سے نظر بچا کر وہ ٹیرس سے اتر کر پائپوں سے اتر کر تہخانے کے روشن دان تک آن پہنچا تھا. اپنی جیب سے اپنا خاص ہتھیار نکالتے اس نے سب سے پہلے روشن دان کھولا تھا اور اگلے ہی لمحے تہخانے میں کسی گارڈ کو نہ پا کر وہ اندر اتر گیا تھا جہاں سکڑی سمٹی بیٹھی ہیبا کی ماما اور چھوٹی بہن کو دیکھ کر حازم کے دل کو کچھ ہوا تھا. قدموں کی آواز پر دونوں گھبرا کر مزید ایک دوسرے میں سمٹ گئی تھیں. آپ دونوں گھبرائے نہیں، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں. حازم ان کے قریب آ کر بیٹھتا نرمی سے بولا تھا، مگر اس کے باوجود ان کا خوف کم نہیں کر پایا تھا. آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں سے باحفاظت باہر نکال دوں گا. حازم نے ان دونوں کے خوفزدہ چہروں کو دیکھتے ایک بار پھر کہا تھا، لیکن تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری مدد کرنے کیوں آئے ہو؟ نجمہ بیگم نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. کیونکہ جس میں میری جان بسی ہے اس کی جان آپ لوگوں میں قید ہے. حازم یہ الفاظ دل میں ہی ادا کر کے رہ گیا تھا. مجھے ایس پی ہیبا نے بھیجا ہے، میں آپ کی مدد کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. آپ جلدی سے چلیں میرے ساتھ، ایسے نہ ہو یہاں کوئی آ جائے. حازم انہیں بہت مشکل سے خود پر اعتبار کرواتا انہیں ساتھ لیے واپس اسی راستے سے نکل آیا تھا. وہ جیسے ہی لان میں آئے تھے حازم کے اشارے پر اس کے آدمی نے پورے بنگلے کی لائٹ کا کنیکشن کاٹ دیا تھا. ہر شے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی. حازم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے گیٹ پر کھڑے اپنے آدمی کو اشارے سے گیٹ کا دروازہ کھولنے کا کہتا دونوں کو باہر موجود جنید کے پاس باحفاظت چھوڑتا واپس اندر آ گیا تھا. شمشیر خان پر اس کی نظر اس وقت سے تھی جب اس نے ہیبا پر حملہ کیا تھا. شمشیر خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے آس پاس کچھ آدمی بلیک اسٹارز کے بھی کام کر رہے تھے.
हमदान अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करता अपने दूसरे घर जाने की बजाय वापस सिद्दीकी विला लौट आया था। उसे उजाला की वजह से अपने घर वालों की बहुत टेंशन थी। जैन पर पहले ही हमला हो चुका था। वो अब किसी और का रिस्क नहीं लेना चाहता था। हमदान जिस तरह बिना खाना खाए चला गया था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हमदान अब दोबारा वापस आएगा। इसलिए गेस्ट रूम सेट ना होने की वजह से फराह ने उजाला को आज रात के लिए हमदान के रूम में भेज दिया था, जहां बहुत अरसे से हमदान ने कदम नहीं रखा था। मगर फराह फिर भी न जाने किस उम्मीद पर हर रोज़ उसका रूम साफ करती थी। उजाला हमदान के बेड पर उसके कंफर्टर में दुबकी ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। उसकी वहम गुमान में भी नहीं था कि हमदान वापस आ जाएगा। हमदान रूम में दाखिल होता ज़ीरो पावर की रोशनी ऑन देखकर हैरान हुआ था। वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी आमद की इस वक्त इत्तला मिले, इसलिए वो बिना लाइट ऑन किए अपने बेड की जानिब बढ़ गया था। पुलिस स्टेशन से आते वक्त वो चेंज करके आया था। आज का दिन उसके लिए जिस कदर बुरा था, वो बुरी तरह थक चुका था और इस वक्त गहरी नींद सोना चाहता था। अपने ध्यान में वो जहाज़ी साइज बेड के एक कोने में लिहाफ में लिपटे वजूद को नहीं देख पाया था। बेड पर लेटते उसने आंखों पर बाजू रखते आंखें मूंद ली थीं। उसकी आंख लगे भी थोड़ा टाइम ही गुजरा था जब करवट बदलने पर उसे एक बहुत करीब कोई नरम गरम शय महसूस हुई थी। हमदान नींद में उसे तकिया समझता अपनी आदत के मुताबिक अपने करीब खींच चुका था। महरूसा जो गहरी नींद सोई हुई थी, अपने ऊपर महसूस होते भारी वजन और कुछ लम्हे बाद कमर में महसूस होते खिंचाव पर उसने पट से आंखें खोल दी थीं। मगर सामने का मंजर देखकर उसका शर्म से डूब मरने को दिल चाहा था। वो इस वक्त एसपी हमदान के बहुत करीब उसकी बाहों में थी। महरूसा ने हमदान के सीने पर हथेली का दबाव डालकर उसे खुद से दूर धकेला था। हमदान के चेहरे पर पहले नासमझी, हैरानगी और फिर शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई थी। तुम मेरे बेड पर क्या करी हो? हमदान ने इतनी ज़ोर से उसकी कलाई दबोची थी कि महरूजा को अपनी हड्डियां टूटती महसूस हुई थीं। अरे सर, आप यहाँ? वो शमशेर सर आपको बुला रहे हैं वहाँ। महफिल बस शुरू ही होने वाली है, आपका इंतज़ार है। हाजिम रूम की जानिब बढ़ा था जब शमशेर का ख़ास आदमी उसके करीब आते बोला था। हाजिम रूम में हिबा के पास जाना चाहता था, मगर इस वक्त वो इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन इस महफिल में जाना पड़ा था जिससे उसे और शाहवेज़ को सख्त नफरत थी। हिबा के सामने उसने जानबूझकर झूठ बोला था, वरना सच तो ये था कि उन्होंने आज तक ऐसी कोई महफिल कभी नहीं रखी थी। हाजिम के शमशेर खान के करीब गाँव तकिए पर बैठते ही महफिल का आगाज़ कर दिया गया था। वहाँ आई रक्कासाएँ गाने के साथ ही थिरकना शुरू कर चुकी थीं, मगर हाजिम ने एक बार भी नज़र उठाकर उनकी जानिब नहीं देखा था। जब अचानक एक रक्कासा उसके करीब आई थी, उसने जैसे ही करीब आते हाजिम के गले में बाहें डाली। हाजिम ने निगाहें उठाकर जिस कहर भरे अंदाज में देखा, फ़ौरन एक सेकंड की भी देर किए बगैर वो पीछे हट गई थी। उस औरत को समझने में एक लम्हा लगा था कि ये कैसे किरदार का इंसान है। अचानक हाजिम के कानों में आती हिबा की आवाज़ बंद हो गई थी, जो बात हाजिम को बेचैन सा कर गई थी। वो जानता था अगर उसकी जंगली बिल्ली होश में आ गई तो इस बंगले को हिला कर रख देगी, इसलिए उसे फौरी तौर पर हिबा के पास पहुंचना था। शमशेर को किसी अहम फ़ोन कॉल का कहता वो वहां से निकल आया था। वो अभी रूम से थोड़े से फासले पर ही था जब उसे जोनिया अपनी जानिब आती दिखाई दी थी। हाजिम उसे इस वक्त वहाँ देखकर जी भर कर बदमज़ा हुआ था, जो बड़ी नज़ाकत से अपनी सियाह साड़ी का पल्लू लहराती वालिहाना निगाहों से उसे देखती उसके करीब आ रही थी। कल ही दरबार पर जाकर 100 लोगों को खाना खिलाकर आपसे मुलाकात की मन्नत मांगी थी। देखिए मेरी मोहब्बत की ताकत, आज आप मेरे सामने खड़े हैं। जोनिया दीवाना वार निगाहों से हाजिम के नकाब में छुपे चेहरे को निहारते बोली। उसने हाजिम को देख रखा था। ये चेहरा ना दिखाने वाली एहतियात सिर्फ हिबा के लिए बरती गई थी। तो इतने सच्चे दिल से अपने लिए हिदायत मांग लेती तो तुम्हारी ज़िंदगी ही संवर जाती। हाजिम हमेशा की तरह उसे सर्द और सपाट लहजे में जवाब देते बोला। उसका नरम और मोहब्बत भरा अंदाज सिर्फ एसपी हिबा के लिए ही होता था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।